श्रुति की शादी धवल से हफ्ता भर पहले ही हुई थी। श्रुति कपूर खानदान की इकलौती बहू थी, इसलिए उसके आने से घर में उसकी सास सुजाता, ससुर जगदीश और छोटी ननद पारुल बड़े खुश थे। श्रुति की एक बड़ी ननद भी थी जिसकी शादी 5 साल पहले हो चुकी थी और उसकी एक 4 साल की बेटी थी। शादी के कुछ दिन बाद, भैया भाभी अब इस घर में नई नई आई है, जब से आई है बेचारी रसोई में लगी रहती है। आज संडे है तो क्यों ना हम आज शाम को उन्हें इस किचन से छुट्टी दे दे और कहीं बाहर डिनर पर ले जाए। ये सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी रमोला बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी बड़े दिन हो गए हम सबको एक साथ रेस्टोरेंट गए हुए। धवल बेटा तू बढ़िया सा रेस्टोरेंट बुक कर दे, तब तक मैं तेरी बड़ी बहन नताशा को भी फोन कर देती हूँ, इसी बहाने वो भी नई भाभी के साथ डिनर कर लेगी। ऐसा कहकर सास नताशा को फोन करती है, नताशा बेटी आज हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं नई बहू के साथ, तू भी आ जाना दामाद जी और रूही को लेकर। वाह डिनर पर? मैं चलो ठीक है, लेकिन माँ मैं अपने ससुराल वालों को भी ले आऊं। वो माँ पापा जी भाई की शादी के वक्त चंडीगढ़ गए थे ना, इनकी मौसी की बेटी की शादी में, तो वो मिल नहीं पाए थे, इसी बहाने फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो तू अपने सभी ससुराल वालों को भी लेकर आ जाना। ये कहकर सास फोन काट देती है, जिसके बाद वो धवल से कहती है, बेटा तू ऐसा कर, हम 15 लोगों के लिए टेबल बुक कर दे। 15 लोग माँ? हाँ, नताशा और उसके ससुराल वाले सभी आ रहे हैं। ठीक है माँ, मैं हम सबके लिए मीरा रोड पर बना नया रेस्टोरेंट बुक कर देता हूँ। फिर सभी शाम को तैयार होकर उस रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहां नताशा अपने पति, बेटी, सास ससुर के साथ आती है। फिर पहले सभी अलग अलग स्नैक्स ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद सभी डिनर करते हैं और डिनर के बाद बारी आती है मीठे की। मैं तो रसमलाई खाऊंगी और मैं गुलाब जामुन, और मेरे लिए धवल तू जलेबी मंगवा दे। इस तरह करते करते सभी अपनी फरमाइश बता देते हैं और जब धवल के पास बिल आता है तो वो होता है पूरे 22,000 का। अरे बाप रे, इस महीने की आधी तनख्वाह तो डिनर में चली गई। नताशा के घर वाले नई बहू को गिफ्ट और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने सब लोगों को डिनर पर यूं बुला लेना नई बहू को अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। फिर घर आकर अपने कमरे में, वैसे धवल बेकार में इतना खर्चा हो गया, अगर हम 5 ही डिनर पर जाते तो शायद इतना बिल नहीं आता। कोई बात नहीं श्रुति, एक ही बार की तो बात है, इसी बहाने सबने साथ में डिनर तो एंजॉय किया। श्रुति चुप हो जाती है। दरअसल रमोला अक्सर ही ऐसा करती, जब उन लोगों को कहीं जाना होता तो वो अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके बुला लेती। ऐसे ही एक रोज रमोला की एक सहेली वाटर पार्क का वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है, जिसे देख रमोला अपनी बहू से कहती है, श्रुति देखो मेरी सहेली सरला ने ये रील डाली है, अपने शहर में कोई वाटर पार्क खुला है, वहाँ गई थी ये। वैसे गर्मी में वाटर पार्क जाने का भी अलग ही मजा है, क्यों ना हम सब भी साथ में चलते हैं वाटर पार्क, इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी। वाटर पार्क? हाँ वहाँ तो मैं कभी नहीं गई। वही न्यूज़पेपर पढ़ रहे धवल से दोनों सास बहू ये बात कहती हैं। अच्छा ठीक है, हम सब सैटरडे को प्लान करते हैं। अरे वाह, 1 मिनट रुक बेटा। तभी सास अपने भाई भाभी को फोन करती है, हेलो भैया हम सब इस सैटरडे वाटर पार्क जा रहे हैं, सुना है वाटर पार्क के साथ झूले भी हैं वहाँ पर, और तो और वो तेरे घर के पास ही कहीं खुला है। हाँ दीदी, अभी तक हम भी वहाँ नहीं गए। अरे तो कोई बात नहीं, हम सब जा रहे हैं ना, तो तू और भाभी भी तैयार रहना और दोनों बच्चों को भी बोल देना। और सुन, टिकट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना धवल है ना हमारी बुक कर रहा है वो, तो तुम सबकी भी कर देगा। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, वाटर पार्क जाने के लिए तैयारी भी तो करनी है। ये कहकर रमोला फोन काट देती है, लेकिन श्रुति और धवल ये सब सुनकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। धवल बेटा तू हम सबके साथ साथ अपने मामा मामी और उनके बच्चों की भी टिकट करवा ले। लेकिन माँ इन सब में कितना खर्चा हो जाएगा, आप जानती भी हो एक जन की टिकट पूरे 1,500 की है, और वैसे भी शादी में कम खर्च हुआ है क्या, और अब ये खर्चे। हम सब चले तो ठीक है, लेकिन औरों को भी साथ में लेकर जाना खर्चा काफी बढ़ जाता है। अरे तो क्या हो गया, अब क्या खर्चों के चक्कर में अपनी रिश्तेदारी छोड़ दें हम? रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो मिलजुल कैसे बढ़ेगा? लेकिन माँ जी जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या जरूरत है बाकी सबको लेकर जाने की, हम 5 ही चलते हैं ना। चुप कर तू, अच्छे से जानती हूँ मैं तूने मेरे बेटे के कान भरे होंगे, और रही पैसों की बात तो तू अपने पापा से फोन करके मंगवा ले, वैसे भी कौन सी ज्यादा रकम है, इतना तो वो कर ही सकते हैं। ये सब सुनकर श्रुति हैरान रह जाती है, लेकिन फिर दबी हुई आवाज में हाँ कह देती है और अपने पिता से फोन कर 20,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेती है, जिसके बाद वो सभी वाटर पार्क में पिकनिक मनाने चले जाते हैं। अरे वाह, इस खुले आसमान में नहाने का मजा ही कुछ और है। याद है छोटे हम कैसे बचपन में गांव की नदियों में ऐसे ही डुबकी लगाते थे।
हाँ दीदी, और कई बार तो तुम बहते हुए आगे निकल जाती थी और फिर हमें पकड़ कर लाना पड़ता था। हाँ हाँ, अच्छे से याद है। दीदी मैं तो कहती हूँ 2-4 डुबकी और लगा लेते हैं। अब इतने पैसे लिए इन्होंने तो सारा मैल यही निकाल कर जाते हैं। श्रुति को अपनी सास की आदत इन 6 महीनों में अच्छे से समझ आ गई थी कि वो जहाँ भी जाती अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर जाती। एक रोज श्रुति सब्जी लेने बाजार जाती है, जहाँ उसे उसकी पुरानी सहेली अनुप्रिया मिलती है। कैसी है तू श्रुति? कितने दिनों बाद देख रही हो तुझे। मैं ठीक हूँ, लेकिन तू कहाँ गायब थी? इतने दिनों से फोन पिक नहीं कर रही थी मेरा। अरे यार, तेरे जीजू है ना, उन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो पहले लेकर गए वो मुझे सुखना लेक दिखाने चंडीगढ़, और उसके बाद हिमाचल की ठंडी ठंडी वादियों में, यानी कि शिमला। सच में यार मजा आ गया। वैसे तू भी होकर आना शिमला या मनाली, इतनी गर्मी है यहाँ। क्या खाक जाऊं यार हिल स्टेशन। मेरी सास है ना, वो ट्रिप का नाम सुनते ही अपने सब रिश्तेदारों को पहले ही बुला लेंगी। क्या मतलब? फिर वो उसे सारी बात बताती है। देख श्रुति, अब अपनी समस्या का समाधान तुझे खुद ही ढूंढना होगा। टिट फॉर टैट की नीति अपना कर, समझी? अब समझी तो कहना क्या चाहती है। अब श्रुति अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। उसकी सास हर बार ऐसा कुछ न कुछ करती जिससे धवल का काफी खर्चा हो जाता, और कई बार तो उसे कर्जा तक लेने की नौबत आ जाती। कुछ समय बाद वो मनाली जाने का प्लान बनाती है। अब चाहे कर्जा लेकर ही क्यों ना हमें मनाली की ट्रिप करनी पड़े, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों से पैसे नहीं मांगूंगी और साथ ही उन्हें ये सबक सिखा कर रहूंगी। अब तो मैं मायके वालों को बुला लूंगी। फिर उसी शाम को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी श्रुति धवल से ये बात कहती है। मनाली? हाँ धवल, मनाली। देखिए, शादी के वक्त भी हम हनीमून पर नहीं जा पाए थे, तो अब चल पड़ते हैं। मैं जानती हूँ तुम ऑफिस के काम में बिजी रहते हो। डोंट वरी, सारा ट्रिप मैं प्लान कर लूंगी। वाह, मनाली तो मैं भी कभी नहीं गई बहू। तू एक काम कर, 10 कमरे बुक कर देना। 10 कमरे? वो क्यों माँ जी? अरे हम सब के लिए, और साथ में मेरी बड़ी दीदी यानी तुम्हारी मौसी सास और उनका परिवार भी जाएगा। लेकिन वो सब क्यों माँ? अरे तो क्या भूल जाऊं उन्हें? जब बचपन में माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब उसी ने हमें बच्चों की तरह पाला पोसा था, और वो अपने परिवार के बिना कहीं नहीं जाती। इसलिए तू सबके लिए रूम बुक कर। श्रुति अब एक रिसोर्ट बुक करती है, जिसमें वो एक साथ 25 कमरे बुक करती है। ये क्या बहू, तूने 25 कमरे क्यों बुक कर दिए? अब माँ जी, मैंने सोचा उस रिसोर्ट में 10 कमरे तो हमने बुक करवा ही लिए, तो बाकी के 15 भी मैं ही करवा लूं। वो क्या है ना, इसी बहाने मेरे मायके वाले भी घूम आएंगे मनाली। वो बेचारे भी कभी नहीं गए ना, इसलिए मैंने अपनी माँ, पापा, भाई, भाभी, बड़ी बहन, छोटी बहन, उनके परिवार वाले, मासी, बुआ, चाचा, चाची, मतलब अपने सभी मायके वालों को बुला लिया है। आप ही तो कहती है ना माँ जी, सब रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर सास हैरान रह जाती है। अब सभी मनाली चले जाते हैं, जहाँ सभी खूब मस्ती करते हैं। अब बेचारे धवल के पास कर्जे के सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए वो और लोन लेने की बात करता है, और ये बात रमोला सुन लेती है। अब उसे समझ आता है कि जहाँ सब रिश्तेदार धवल के पैसों पर मस्ती कर रहे हैं, वहीं वो बेचारा कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। ये सब देखकर रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो बेटा बहू से माफी मांगती है। अब मुझे समझ आ गया बेटा कि चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने हमारे पैर हों। यही तो हम आपको कब से समझाना चाहते थे माँ जी। एंड डोंट वरी धवल, माँ जी, मेरे मायके वालों ने अपना अपना खर्चा खुद दिया है, इसलिए तुम्हें कोई भी लोन लेने की जरूरत नहीं है, सब हमारे बजट में ही है। इस सबक से रमोला को सब समझ आ जाता है, और उस दिन के बाद वो कभी भी अपने रिश्तेदारों को फोन करके साथ चलने को नहीं कहती।